अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस वीडियो इज अमेजिंग बिकॉज इस वीडियो में आपको उर्दू और हिंदी दोनों में ही एक Next.js 15 का लैंडिंग पेज बनाया जा रहा है जो कि YouTube पर पहला ट्यूटोरियल है, क्योंकि अभी तक मुझे तो कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं मिला जो कि आपको उर्दू या हिंदी में Next.js 15 पढ़ा रहा हो। नाउ स्टार्ट करते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और यकीन जानिए कंप्लीटली समझाया मैंने, हर टॉपिक को वन बाय वन डीपली समझाया ताकि आपको Next.js 15 समझ में आए किस तरीके से वर्क कर दिए। नाउ आगे और आपके लिए Next.js 15 की UI यानी कि फ्रंट एंड को कुछ इस तरह बना दिया जैसे HTML पे काम कर रहे हो। अब जब फ्रंट एंड और UI की बात हो ही रही है तो मेरी तरफ से 3 बेनिफिट मिले हैं इस वीडियो में। Tailwind CSS को रिवाइज करवा दिया है मैंने। सेकंड, Tailwind CSS के रिस्पॉन्सिव में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। थर्ड, एक नया पैकेज यूज किया है npm का जिसका नाम है स्वाइपर, दैट इज अमेजिंग फॉर यू। और अगर स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए ही बना है, तो वीडियो कंप्लीट देखनी है। रूम का डोर लॉक कर लो, हेडफोन्स लो, लैपटॉप लो और एक कॉपी पेंसिल ले लो, नोटपैड ओपन करो, VS कोड ओपन करो और शुरू हो जाओ। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, कंप्लीट देखनी है आपने, और यकीन जानो इसको देखने के बाद एक कंप्लीट Next.js 15 डेवलपर बन सकते हो। वैसे तो मैंने सोचा था इस वीडियो में फ्रीलांसिंग भी डालूं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मैंने इसलिए नहीं डाली। लेकिन हाँ, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि कमेंट करके बताओ फ्रीलांसिंग अभी लॉन्च करें या फिर थोड़े टाइम बाद लॉन्च करें। ये सब आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ में अभी वीडियो के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, तो अभी कह रहा हूँ वीडियो के अंदर कुछ नहीं कहूंगा, बेफिक्र रहें। अभी कह रहा हूँ सिर्फ वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि मेहनत लगी है, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। शेयर कर लें वीडियो को, कमेंट लाजमी करना है क्योंकि उससे आपका पता चलता है आप कौन सा कोर्स आप करना चाह रहे हो। और साथ में आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ और आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो बस ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन करनी होगी। VS कोड तो इंस्टॉल होगा आपके पास, आपने Node.js की इंस्टॉलेशन करनी होगी, उसके बाद आपने Next.js की इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, सिंपल, आप Next.js की वेबसाइट पर आओगे, आपने ये कमांड कॉपी करनी है, उसके बाद आपने टर्मिनल जहां पर आपने फोल्डर बनाना है वहां पर आप इसको जो है पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं CMD ओपन करूंगा और उसके बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, Ctrl V करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। प्रोजेक्ट नेम क्या होगा हमारा, हम नेम के नाम से प्रोजेक्ट नेम बना रहे हैं। इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट का हम यूज करने जाएंगे। सेकंड है हमारे पास एस्लेंट, बिल्कुल, और उसके बाद Tailwind CSS का यूज करेंगे, SRC डायरेक्टरी यूज करेंगे, ऐप राउटर का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऐप राउटर। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। और टर्बो पैक बेसिकली इसकी स्पीड के लिए यूज किया जाता है कि इसके कोड को और ज्यादा तेज कर दिया जाए। उसके बाद इंपोर्ट अलाइज आपने करना है, यस, ताकि आपके सारी जो डिपेंडेंसीज हो जिनको आपने इंपोर्ट करना वो आपके पास इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये सब हमने इंपोर्ट कर दिया है और उसके बाद जैसे ही फोल्डर बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ गाइस, हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हमने जो है फोल्डर के अंदर आना है, नेम के नाम से हमने फोल्डर बनाया है और इसको ओपन विद कोड करेंगे। ठीक है, अब नाउ हमारा एक कोड एडिटर जो कि खानदानी कोड एडिटर है वो ओपन हो चुका है, उसका नाम है VS कोड। ठीक है, VS कोड ओपन कर लिया है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन और कंपोनेंट्स तक का काम करना था। अच्छा, इंस्टॉलेशन, इसके बीच में आता है फाइल स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका आता है कंपोनेंट्स, उसके बाद आपका आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये सब इस प्रोसेस में कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऐप राउटर। ऐप राउटर में आपकी राउटिंग और उसके अलावा जितनी भी बेसिक चीजें होती है वो सब आपके इस टॉपिक में कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद हम एक बनाएंगे लैंडिंग पेज। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको Next.js तो यूज करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन साथ में Tailwind भी यूज करूंगा और उसे रिस्पॉन्सिव भी करूंगा। तो रिस्पॉन्सिव और Tailwind के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी API इंटीग्रेशन की इस वीडियो में तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब हम बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें तो लाजमी ही करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल
वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइल स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा ही डिसेंट किस्म का फाइल स्ट्रक्चर है जो कि इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। ये जो ts config से लेकर एसलेंट और गिट इग्नोर तक की फाइल्स हैं, ये सब आपके जो है पैकेजेस है जो कि इंस्टॉल किए जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके ऊपर पब्लिक का फोल्डर है, पब्लिक में हमेशा आपकी इमेजेस पाई जाएंगी। और उसके ऊपर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स में सारे नोड के पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, ठीक है। ये इन लैंग्वेजेस के अपने पैकेजेस हैं, इसमें नोड के पैकेजेस हैं और हमारे पब्लिक में इमेजेस हैं। नाउ एसआरसी के अंदर ऐप फोल्डर है। ऐप फोल्डर के अंदर आपके पास सीएसएस की फाइल होगी, आपके पास लेआउट की फाइल होगी, आपके पास पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल होगी। हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल कौन सी है? वो है पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल, ठीक है। आगे आपको जब मैं राउटिंग पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कंपोनेंट किस तरीके से बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और कंपोनेंट बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये सब हम बताते हैं। अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी भी पढ़ी है तो आपका मेरी इस वीडियो से कवर हो जाएगा, लेकिन आपने पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को नहीं पढ़ी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देखकर उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारा कोड हमने हटा देना है क्योंकि ये अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो Ctrl+A करेंगे और सब कुछ हटा देंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा और एडवांस लेवल तक मैं आपको पूरा एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बनवा दूंगा। बस आपने वीडियो को कंप्लीट फोकस से देखना है और मेरे साथ साथ काम करना है, ठीक है। पहले हम लोग एक कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। बेसिकली कंपोनेंट होता क्या है, हम बेसिकली एक फ्रेमवर्क का यूज करें जो कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। मतलब यहाँ पर काम ही जावास्क्रिप्ट पर होता है। जैसे कि हम लोग पहले फंक्शन बनाते थे और उसके जरिए कुछ प्रिंट करवाते थे। अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हम हमेशा फंक्शन के जरिए कोई ना कोई काम हम मल्टीपल तरीकों से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर एक फंक्शन बनता है जिसको नाम दिया जाता है कंपोनेंट का। कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम अपने कोड को प्रिंट करवाते हैं मल्टीपल जगहों पे, ये रियूजेबल होता है और हमारे पास एक अच्छा कोड इंटरफेस बनाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। सिंपल इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है वो बता देता हूँ। आपने लिखना है यहाँ पर एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट के आगे आपने लिखना होगा डिफॉल्ट, एंड हमारे पास एक्स्ट्रा लग गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ गया हमारे पास। नाउ आपने कॉल करना है फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन भी आपके पास आ चुका है। अब फंक्शन का नाम कोई भी रख दें। मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा पहला फंक्शन जब भी आप बनाओगे वो होम पेज का होगा, ठीक है, यानी कि लैंडिंग पेज का होगा, ठीक है। तो हम होम लिखेंगे यहाँ पर, सही है। होम मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक बात याद रखो, फंक्शन का जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसका पहला कैरेक्टर जो है ना, पहला अल्फाबेट, वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन का कंप्लीट सिंटेक्स बना देना है, ठीक है। ये फंक्शन होगा हमारे पास कंप्लीट और इसको एक्सपोर्ट भी करवा दिया। एक तो इस तरीके का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और एक और तरीके का होता है, वो क्या होता है, पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल, या फिर एक और तरीके है आप कॉन्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिख देंगे। जैसे कि अब मैं बना रहा हूँ न्यू के नाम से, पहला वर्ड कैपिटल होगा, ठीक है, न्यू, और उसके बाद फंक्शन का सिंपल सिंटेक्स जो कि एरो फंक्शन का हम यूज करेंगे। इस तरीके से भी आप एक अपना कंपोनेंट बना सकते हो, उसको फिर बाद में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और उस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे। यहाँ पर आपके पास ये इसका नाम लिखना है आपने, ठीक है। नाम क्या है हमारे पास, सॉरी डिफॉल्ट मेरा सही से नहीं हुआ, यहाँ पर डिफॉल्ट करेंगे और उसके बाद इसका नाम क्या है, हमारा न्यू नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू को कॉल कर देंगे। यहाँ पर ये फंक्शन हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यू। नाउ यहाँ पर जो एरर थे उनको अभी इग्नोर करो, फिलहाल मैंने आपको एक कंपोनेंट बनाना सिखाया। यहाँ तक का काम हो चुका है, एक कंपोनेंट बनाना आपने सीख लिया है, ठीक है। अब समझते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब भी वही होता है, एक फाइल से किसी चीज को ऑनलाइन कर रहे हो, मतलब वो चीज अब आपके पास ग्लोबली कहीं भी एक्सपोर्ट हो सकती है, मतलब किसी और फाइल में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। एक नंबर लिख दिया 1234, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इस नंबर को जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा ना तो मैं इसको global.css में भी इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ये है और कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल काम, ठीक है।
एक्सपोर्ट करवाने का मैंने तरीका तो आपको बता दिया है, ठीक है। अब इंपोर्ट करवाने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर लेआउट में समझाता हूँ। लेआउट वाली फाइल है, मैंने वहां पर होम के फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर होम के फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आऊंगा, सिंपल यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट। यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिखना है, होम नाम था हमारे फंक्शन का, होम लिखा और ये पूरा यूआरएल मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप पहले इसको इस फाइल में लेकर आओगे। अब आपने इसको कहाँ प्रिंट करवाना है वो बताता हूँ कैसे करवाओगे। सिंपल, आपने जो है जहां भी ये प्रिंट करवाना है, मिसाल के तौर पर मैं बॉडी के टैग के अंदर ये प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। इतना सारा कोड है, उसको इग्नोर करो, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ उसको समझो। मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी के टैग में सबसे पहले ये शो हो मुझे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक टैग बना लूंगा, एंडिंग टैग होता है ना, एक एंडिंग टैग बनाऊंगा और उसके अंदर इसको प्रिंट करवा दूंगा। मैं लिख दूंगा होम, और ये हमारे पास एक फंक्शन जो है प्रिंट हो चुका है। एरर को अभी फिलहाल आप सब इग्नोर करें। तो सिंपल आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने दोनों बता दिए कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, कंपोनेंट्स हो चुके हैं, फाइल स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमारे पास तकरीबन तकरीबन इंस्टॉलेशन और कंपोनेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है ऐप राउटर। ऐप राउटर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, आधे से ज्यादा काम ही ये संभालता है। अब ये क्या चीज है, इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे आती है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है और कैसे वर्क करती है ये समझाऊंगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको डीप में लेकर जाता रहूंगा। ऐप राउटर में हमारे पास है राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, लेआउट, CSR, SSR। अगर आप इनको पढ़ लेते हो नेक्स्ट.जेएस 15 में तो तकरीबन आपका जो है फ्रंट एंड आधे से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक लैंडिंग पेज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं VS कोड पर और स्टार्ट करते हैं राउटिंग पर काम, ठीक है। बेसिकली ऐप राउटर क्या है, पहले राउटिंग की जाती थी कुछ इस तरीके से कि हर राउटिंग का एक कंपोनेंट बनता था। नेक्स्ट.जेएस 13 से एक नया फंक्शन आया जो कि है ऐप राउटर का। ऐप राउटर काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं हमें राउटिंग के मामले में। मतलब हमने कोई राउटिंग के लिए एक अलग से कंपोनेंट नहीं बनाना पड़ता। जैसे कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया है होम के लिए, इसके अंदर सिर्फ मैं होम का काम करूंगा, लेकिन जब मैं राउटिंग करूंगा तो उसके लिए अलग से एक कंपोनेंट बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमारा काम आसान कर दिया गया है, क्योंकि ऐप राउटर हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम सिर्फ फोल्डर के नेम से राउटिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको ब्राउजर पे लेकर चलूं तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पेज ओपन होगा। पहले इसको npm run dev करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकल होस्ट 3000 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे स्लैश करता हूँ और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं लिखता तो पहले हमारे पास क्या ओपन होगा, हमारे पास होम पेज ही ओपन होगा। क्योंकि ऐप राउटर में जो करंट फाइल होती है वो हमेशा एक स्लैश से ओपन होती है। मतलब उसके लिए हमने कोई यूआरएल पास करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मेन फाइल है वो page.tsx है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक अबाउट अस की फाइल बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनाऊंगा ये मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। देखो, आप पहले बेसिक को समझो, उसके बाद जब नेस्टेड राउटिंग पे जाएंगे तो वो भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपने जो है ऐप के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। फोल्डर किस नाम से होगा, वो होगा अबाउट अस के नाम से। अबाउट का एक कैपिटल रखना, उसके बाद अबाउट अस आप लिख दो या फिर अबाउट लिख दो, जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा page.tsx, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइल बना दी है page.tsx के नाम से और ये एंटर कर दिया है। नाउ इसके ऊपर मैं जो भी कोड करूंगा वो कहाँ शो होगा, वो होगा अबाउट के पेज पर। और इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे हम इसके फोल्डर के नेम से। नाउ सिंपल, यहाँ पर भी हम एक कंपोनेंट बनाएंगे ताकि जब अबाउट का पेज वहां पर देखें ब्राउजर पे तो कुछ ना कुछ हमें नजर आया। अभी हमने अबाउट का फोल्डर और page.tsx बना लिया। अब यहाँ पर कोई ना कोई कंपोनेंट बनाएंगे और कुछ ना कुछ प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट करते हैं और इंटर। डिफॉल्ट अबाउट का पेज है तो अबाउट ही नेम रखेंगे, ठीक है। अबाउट और सिंपल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपने इंटर करना है, अंदर आएगा रिटर्न, ठीक है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखना, आपने रिटर्न करना होता है। उसके बाद सिंपल ब्रैकेट आता है, देन आपने इसके अंदर आपने एक डिव बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक डिव बनाओगे और उसको आपने H1 पास कर देना है। जैसे कि H1 में मैं पास करूंगा डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिजिटल सर्विसेज पास कर दिया, ठीक है। अबाउट का पेज भी बन गया और हमारे पास होम पेज भी बन गया। अब मैं आता हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पर ये मेरा पेज कौन सा ओपन है, ये है होम का पेज, ठीक है। अब ऐप राउटर ने इतनी फैसिलिटीज दे दी है कि मैंने सिर्फ एक पेज बनाया और उससे पहले एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। मैं फोल्डर के नाम से ना
अपनी फाइल को स्विच कर सकता हूँ। मतलब मैं हूँ अभी होम पेज पर। अब यहाँ पर मैं स्लैश ऐड करूँगा और सॉरी हमारा वही चलेगा लोकल होस्ट। तो यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर स्लैश करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर अबाउट लिखूंगा, ठीक है। अबाउट के बाद ये हमारे पास डिफॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास हेडिंग आनी चाहिए डिजिटल सर्विसेज, और ये मेरे पास आ रही है। तो इस तरीके से मैं राउटिंग कर सकता हूँ। मल्टीपल फाइल्स बनती है और मल्टीपल फाइल्स के अंदर मैं स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग राउटिंग क्या होती है। अब बात करते हैं डायनामिक राउटिंग। डायनामिक तरीका मतलब हम लोग ब्लॉक्स के ऊपर काम करते हैं या फिर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर ये होता है कि हम लोग जैसे कि ब्लॉग है, ब्लॉग डेली बेसिस पर अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए एक नया यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज के पेज है, ठीक है। ये मुझे पता था कि ये पेजेस मुझे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि मुझे मालूम था कि ये पेजेस तो होने ही है। तो मैंने इनके पहले से यूआरएल बना कर रखे हुए, पहले से इनके फोल्डर बना कर रखे हुए ताकि मैं इनको एक्सेस कर लूं, ठीक है। लेकिन ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग डेली बेसिस पर अपडेट होता है, यानी कि हर नए दिन नया ब्लॉग आता है। इसी तरह प्रोडक्ट क्या होता है, डेली बेसिस पर अपडेट होता है, हर नए दिन नया प्रोडक्ट आता है। तो यही प्रोसेस होता है ब्लॉग और प्रोडक्ट में कि हम लोग डायनामिक राउटिंग का यूज करते हैं कि हमें बार बार जो है नए पेजेस ना बनाने पड़े। हम जो है डायनामिक राउट करें और डायनामिक राउट के जरिए नए पेजेस डायनामिकली खुद ही बनते जाए, मतलब हर दिन नया पेज बनता जाए जब भी हम लोग नया ब्लॉग अपलोड करने चाहें, ठीक है। सिंपली आप समझ गए होगे। आपको थोड़ा और आसान करके समझा देता हूँ कि हर नए दिन हमारे पास नया फोल्डर बनता जाए, ठीक है। इतना आसान करके समझा दिया। नाउ ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपने यहाँ आना है और अबाउट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। आप इसके नाम को रीनेम करो और यहाँ पर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ, ठीक है। अब ये आपकी जो राउटिंग हुई है ये हो गई है आपकी डायनामिक राउटिंग। मतलब अब इसके आगे मैं अबाउट 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा तो मुझे मल्टीपल फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हर दिन नया अबाउट का पेज आ जाएगा। ये देखो अबाउट 2 पर मेरा नया पेज आ रहा है। बट मसला क्या है, मसला ये है कि हर पेज पर सेम कंटेंट आ रहा है। हो सकता है कुछ को अभी भी कंफ्यूजन हो रही हो। मैंने बड़ी आसान सी सिंपल सी एग्जांपल दी आप सबको कि रोजाना के तौर पर एक न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। अब मैंने एक पेज बनाया हुआ न्यूज़पेपर का, ठीक है। अब आपने पहले ये समझना होगा हम राउटिंग कैसे संभालते हैं। हम संभालते हैं फोल्डर के बिहाफ पर। तो मैंने एक फोल्डर का नाम रखा न्यूज़पेपर, ठीक है। अब अगला दिन आ चुका है यानी कि दूसरा दिन है, तो क्या वही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? नहीं ना, नया न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पेज तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको टू लिखेंगे यानी कि दूसरा पेज दिखाओ। लेकिन हम दूसरे पेज पे तो आ चुके हैं, लेकिन उसका कंटेंट कहाँ है? तो अब उसके कंटेंट को अगर आपने चेंज करना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको डायनामिक राउटिंग बता रहा हूँ कि डायनामिक राउटिंग कैसे होती है। अब अगर आप चाहो तो डायनामिक पेजेस भी समझ सकते हो, ठीक है। ये था डायनामिक राउटिंग। डायनामिक पेजेस क्या होते हैं, ये एडवांस मेरी तरफ से आपको मिल रहा है, वैसे मैंने ये इसके अंदर शामिल नहीं किया था, ठीक है। नाउ डायनामिक पेजेस बताता हूँ। सिंपल, आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरा फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करना। अबाउट का फोल्डर है, उसके नीचे एक और फोल्डर बनाएंगे विथ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि हमने देखो अबाउट को स्क्वायर ब्रैकेट में जब रखा था जब हमने डायनामिक राउटिंग की थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग राउटिंग के जरिए पेजेस भी बना रहे हैं। मतलब अब न्यूज़पेपर बदलता रहेगा रोजाना की तारीख पे। आज है 17 तारीख, कल 18 है, हम सर्च करेंगे 18, तो एक नया पेज आना चाहिए ना। तो यही चीज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अबाउट के नीचे एक फोल्डर बनाएंगे और उसको हम करेंगे डायनामिक, ठीक है। कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। उसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, हम रख देते हैं सिलक। आईडी भी रख सकते हो आप लोग, जो रखना चाहो वो रख लो, ठीक है। उसके नीचे मैं एक फाइल बनाऊंगा पेज डॉट टीएसएक्स की, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट के फोल्डर में बनानी है। यहाँ तक का ये फाइल स्ट्रक्चर था और कुछ भी नहीं है। ये अबाउट का पेज था और ये अबाउट का पेज हमारे पास कैसा शो हो रहा है, ये रहा डिजिटल सर्विसेज शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्ट के अंदर जो पेज डॉट टीएसएक्स बनाई है उसके ऊपर काम करेंगे। सिंपल मैं अपना फंक्शन लाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, आगे आएगा डिफॉल्ट और इंटर, आगे हमारे फंक्शन का नेम आएगा। फंक्शन का नेम हम रख देंगे डायनामिक, ठीक है। डायनामिक हम रख रहे हैं और डायनामिक के आगे सिंपल ब्रैकेट। अब यहाँ पर सुनो क्या होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे पैरम्स का। पैरम्स होता है एक डिफॉल्ट फीचर रिएक्ट का, जिसके अंदर हम लोग जो है डायनामिक राउटिंग कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो यूआरएल होता है ना उसको गेट कर सकते हैं। यूआरएल क्या होता है मैं दिखा देता हूँ।
ये जो यूआरएल है अबाउट लोकल होस्ट, इसको गेट करते हैं, ठीक है। तो पैरम्स हम यूज करेंगे, पैरम्स, और पैरम्स को हमने यूज कॉल कर लिया कि हमने बता दिया इसको कि हम पैरम्स का यूज करने जा रहे हैं। नाउ अब हम बताएंगे कि पैरम्स के जरिए हम करेंगे क्या है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल आपने कॉलन लगाना है, दोबारा कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, सॉरी स्क्वायर ओपन हो गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पर आपने लिखना है पैरम्स, दोबारा पैरम्स के जरिए हमने इस फोल्डर को गेट करना है, ठीक है। पैरम्स के जरिए आपने इस फोल्डर को गेट करना है और इसकी वैल्यू आपने देनी है, ठीक है। कैसे दोगे, सिंपल इस फोल्डर को पहले गेट करेंगे, सिलेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया ना, ठीक है, सिलेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया है, और सिलेक्ट के अंदर हम लोग उसकी आईडी दे देंगे कि इसको आपने किस फॉर्मेट में रखना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। हम चाहे नंबर भी दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक गलती है हमारी, हमने लगाना है कॉलन, और यहाँ तक का हो चुका है। एक एरर है डायनामिक पे, वो कैसा एरर है, वो है इस चीज का एरर, और ये भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा फंक्शन बनेगा इस तरीके से। नाउ आपने रिटर्न करना है, रिटर्न में आप क्या करोगे, सिंपल आपने इसको कॉल कर देना है रिटर्न, और यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, हो सकता है अभी किसी को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब काम पूरा हो जाएगा आ जाएगा सबको समझ में, थोड़ा वेट करें। रिटर्न करने के बाद हमने यहाँ पर डिव बनाना है, डिव के अंदर हम लोग जो है कुछ नया कॉल करेंगे, H1 के अंदर हम लोग कॉल करने जा रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है आपने यहाँ पर, और पैरम्स लिखना है, पैरम्स, और इंटर, और उसके बाद डॉट के बाद आपने सिलेक्ट को कॉल कर देना है, ठीक है। पैरम्स डॉट सिलेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि सिलेक्ट जो है ना उसको स्ट्रिंग में पास करना, मतलब एक डायनामिक अबाउट के अंदर एक डायनामिक राउटिंग चलानी है जिसके जरिए डायनामिक पेजेस जनरेट करवाने। तो मैंने बोला अब जो डायनामिक राउटिंग है ना वो चलानी है सिलेक्ट के ऊपर, और जो भी हमें पैरामीटर दिया जाएगा, मसलन मैं आपको अभी समझाया था, अगर डायनामिक राउटिंग में अबाउट 1 करेंगे तो अबाउट 1 का पेज तो आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कंटेंट अबाउट वाला ही आ रहा है, ठीक है। तो अब कंटेंट को चेंज करने के लिए मैंने बोला अब जो हम लोग अबाउट 1 लिखेंगे ना, तो वो जो 1 होगा ना उसको कॉपी करना और उसको यहाँ पर H1 में पेस्ट कर देना, बस इतना सा काम किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अबाउट आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा और 1 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा और एंटर किया। नाउ हमारे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको जो है कहा है कि आपने सिलेक्ट 1, हमारा सिलेक्ट है, सिलेक्ट हमने पास किया और उसको हमने H1 के अंदर प्रिंट करवा दिया था, ऐसा ही है। ये देखो सिलेक्ट हमने पास किया था स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में दिया 1, ठीक है, और हमने H1 में उसको प्रिंट करवा दिया, बहुत सिंपल है। अब यहीं पर ही मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, 2, ठीक है। ये है डायनामिक, सॉरी, यहाँ पर हम आएंगे 2 और इंटर, ठीक है। यहाँ पर अब ये प्रिंट करेगा 2। डायनामिक राउटिंग भी हो गई, डायनामिक पेजेस भी हो गए। नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, मतलब फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बनाना। अब देखो ये मैंने नेस्टेड राउटिंग की भी है ऑलरेडी, मतलब मैंने पहले एक अबाउट की राउटिंग की, अबाउट के अंदर आकर सिलेक्ट की, अब सिलेक्ट के अंदर भी मैं किसी और की राउटिंग कर सकता हूँ, और इसी तरीके से नेस्टेड राउटिंग होती जाती है। खैर आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और देन आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे राउटिंग के टॉपिक भी खत्म करते हैं, नेस्टेड राउटिंग वगैरह हो गया। अब बात करते हैं लेआउट पे, और एंड में छोटा सा टॉपिक है, फिर हम चलेंगे लैंडिंग पेज की तरफ। अब लेआउट क्या है, बेसिकली लेआउट हमारी जो फाइल है वो एक ऐसी फाइल है कि यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे ना वो हर फाइल पे अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं नेव बार बनाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, यानी कि नेव बार मैं इसके अंदर बना लेता हूँ, HTML बॉडी के टैग के नीचे नेव बार बनाकर डाल देता हूँ। तो ये जो नेव बार होगा ना ये सारी फाइल्स पे अप्लाई होगा। अब कैसे, मैं दिखाता हूँ। सिंपल मैंने चिल्ड्रन के बाद ना यहाँ पर H1 में हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले होम के पेज पर, ओके। यहाँ से सब हटाते हैं, देखो लेआउट में लिखा है, लेआउट मैंने बोला था मेन फाइल नहीं है, मेन फाइल है page.tsx, मैंने लिखा लेआउट में, ठीक है। मैं सिंबल जाऊंगा और ये पूरी राउटिंग हटाकर सीधा लोकल होस्ट 3000, ठीक है। क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब यहीं से ही मैं अबाउट के पेज पर जाऊंगा और अबाउट के पेज पर जाकर देखूंगा, बट यहाँ पर तो डिजिटल सर्विसेज आ रहा है। उसकी वजह है, वजह क्या है, देखो इसके लिए हमने एक अलग फोल्डर बना लिया, एक अलग डायरेक्टरी बना ली। अब ये जो ऐप है ना, ऐप की लेआउट फाइल ये है, ठीक है। अबाउट के लिए हमने इस लेआउट को अबाउट के फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर अबाउट में जितनी भी फाइल्स बनाएंगे उसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा। अब मिसाल के तौर पे लेआउट की फाइल यहाँ है और page.tsx यहाँ है, लेआउट के साथ मैं एक और फाइल बना देता हूँ home.tsx, ठीक है। तो एक ही फंक्शनलिटी अप्लाई होती रहेगी। तो ये है सिंपल हमारा काम लेआउट की फाइल का। नाउ क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, इनकी फुल फॉर्म है CSR और SSR,
ठीक है। नाउ CSR क्या होता है? सिंपली CSR जो हम लोग कोड कर रहे हैं अभी, ये सारा कोड फ्रंट एंड का है, ये है CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसके अंदर हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को और उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं, बैकएंड के फंक्शन का यूज करते हैं, डेटा को इंसर्ट फेच करवाते हैं, तो ये सारा बैकएंड का होता है। बेसिकली इन दो नाम को आप दो अल्फाजों की तरह ये समझ सकते हो, क्लाइंट साइड का मतलब फ्रंट एंड, ठीक है, और सर्वर साइड का मतलब बैकएंड। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि मैंने आपको छोटे छोटे तरीकों से समझा दिए। अब आपकी ऐसी प्रोग्रेस हो चुकी है कि आप एक फ्रंट एंड की वेबसाइट बना सकते हो। नाउ अब मैं लेकर चलूंगा लैंडिंग पेज की तरफ। इसके पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नाउ इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 15 का प्रैक्टिकल। बेसिकली जो कुछ अभी पढ़ा है वो सब प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग और डायनामिक राउटिंग के अलावा, क्योंकि अभी हम लोग कोई ब्लॉग पेज या फिर प्रोडक्ट पेज नहीं बना रहे, वो जब ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बनानी है हमने आगे। मैं आपको अभी एंड में वीडियो के लास्ट में फ्रीलांसिंग का रोड मैप भी बताऊंगा और आगे मेरी कौन कौन सी वीडियोस अपलोड होनी है वो भी बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 15 का प्रैक्टिकल और टैलविन CSS, रेस्पॉन्सिवनेस और स्वाइपर, ये चारों चीजें हम देखने वाले हैं और समझ लेंगे इनको कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड पर काम करेंगे। नाउ सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं ये सिलेक्ट का फोल्डर फिलहाल तौर पर डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अबाउट की भी जरूरत नहीं है ना सिलेक्ट की जरूरत है, तो सारे फोल्डर मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ होना चाहिए कि page.tsx, ठीक है, ताकि मैं उसके अंदर काम कर सकूं। सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, मैं एक नैव बार बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक स्लाइडर बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक गैलरी बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक फुटर बनाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नैव बार के लिए मेरे साथ साथ आपने कोड करना है और समझना है टैलविंड किस तरह वर्क करती है। बेसिकली हम यहाँ पर टैलविंड की एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे और उसको देख देख कर काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बनेगा नैव बार, बट उससे भी पहले हमने एक फाइल स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्योंकि अभी तक जो फाइल स्ट्रक्चर था वो समझाने के लिहाज से था। अभी हमने कुछ चेंजेस और करनी होगी। बेसिकली हम लोग रिएक्ट के अंदर कभी भी एक ही जगह पे एक ही फाइल में सारा कोड नहीं करते। जैसे कि HTML में जब हम फ्रंट पेज बनाते थे तो एक ही पेज पर सारा कोड कर दिया करते थे, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपने एक नई फाइल बनानी पड़ेगी नैव बार के लिए, वहां पर कोड करना पड़ेगा, फिर उसको मेन पेज में लाकर एंटर करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह फुटर बनेगा नेक्स्ट फाइल पे और यहाँ लाकर इनपुट किया जाएगा। अब देखो मेन फाइल तो हमारी page.tsx है, ये आप सबको पता है, ठीक है। इसके अंदर सारे आइटम्स लाकर इंपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन जो मेन फाइल होगी ना, जैसे कि नेव बार की फाइल होगी वो अलग बनेगी, फुटर की अलग बनेगी, स्लाइडर की अलग और गैलरी की अलग, बस वो इंपोर्ट की जाएगी यहाँ पर और हम करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम राउटिंग को अच्छी तरीके से कर सकें। सिंपल मैं SRC की तरफ आऊंगा और यहाँ आकर एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बन चुका है। नाउ कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनेगी navbar.tsx, एक बनेगी footer.tsx, एक बनेगी हमारे पास स्लाइडर, या फिर हम गैलरी और स्लाइडर दोनों एक साथ रख लेंगे। फिलहाल 3 फाइल बनानी है हमने, गैलरी.tsx, navbar.tsx और footer.tsx, ठीक है। आप ये 3 फाइल बनाए, मैं भी बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने तीनों फाइल्स बना ली है। अब इसके अंदर पहला कोड होगा और पहला कोड आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने यूज क्लाइंट लाजमी लिखना है, ठीक है। कुछ करने से पहले यूज क्लाइंट लिखना है। इसकी वजह क्या है, देखो मैंने आपको कहा था कि हम लोग रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट का फ्रेमवर्क यानी कि नेक्स्ट.जेएस। ये डिफॉल्ट इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट बनते हैं ना वो सर्वर साइड बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया SSR क्या होता है और CSR क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग। ये टोटली अपनी जो है ना सर्वर साइड रेंडरिंग करता है डिफॉल्ट पर। लेकिन अगर हमने क्लाइंट साइड यानी कि फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं तो हमने इसको बताना पड़ेगा कि भाई हम फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको फ्रंट एंड तक ही रखना है, ठीक है। ये बैक एंड की तरफ ना लेकर जाओ। सही है, यहाँ तक हो गया। अब हमने एक कंपोनेंट बनाना होगा जो कि नेव बार का कंपोनेंट होगा, तो बनाते हैं बस। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मैंने एक कंपोनेंट भी बना लिया है, मैंने यूज क्लाइंट का यूज भी कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब सिंपल मैंने जो है सबसे पहला कोड लिखना है नेव बार का। देखो नेव बार के लिए हमने एक स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, उसका कलर बताना होता है, तो वो पहले बताएंगे, ठीक है। तो नेव का टैग यूज करेंगे, उसके लिए हम नेव एंटर करेंगे। अब इसको जो है हमने क्लास नेम देनी है तो वो भी दे देंगे, ठीक है, क्लास
और यहाँ पर आ रहा है क्लास नेम, एंटर किया। अब क्लास नेम में आपने देखना है कौन कौन सी क्लास ले रहा हूँ। पहले तो मैं इसको बता रहा हूँ, आपने पूरी विथ लेनी है, यानी कि इसकी जो विथ होगी वो फुल होगी, विथ फुल। अच्छा, मैं आपको ऐसे नहीं समझाता, मैं आपको एक काम करता हूँ, टेलविंड की वेबसाइट के जरिए समझाता हूँ ताकि और ज्यादा डीपली समझ में आए आप सबको। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यूज होवर डब्ल्यू फुल, बाकी सारे एलिमेंट दिए हुए लेकिन डब्ल्यू फुल यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि टू ओनली अप्लाई द डब्ल्यू फुल यूटिलिटी ऑन होवर, ठीक है, यानी कि आप इस बात को समझो कि जितनी भी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसके ऊपर आप अप्लाई कर दो। विद बताइए, मैंने हाइट नहीं बताई, ये नहीं समझने कि पूरा नीचे तक ही अप्लाई होगा, मैंने बोला विद तक, जितनी स्क्रीन आपको दिखती है उसके ऊपर ही अप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने तो पूरी स्क्रीन पर बनाया। नेव बार कहाँ से कहाँ तक बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे टेलविंड का नेव बार आपको दिख रहा है, एंड तक खत्म होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पर विद फुल दूंगा, उसके बाद मैंने कलर देना है, ठीक है, बीजी कलर देना है। तो बीजी कलर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शेडो देना है ताकि इसको थोड़ा सा अलग दिखा सकूं, तो मैं शेडो एलजी कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए कि दिखे ही ना, थोड़ा सा दिखना चाहिए शेडो, ताकि पता चले कि हाँ ये नैप बार है, ठीक है। अब पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर जो है रन कर देते हैं npm run dev, उसके बाद जाते हैं वहां पर। अब फिलहाल तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने इसकी कोई हाइट नहीं बताई, मैंने बोला शेडो तो होना चाहिए लेकिन एलजी, तो हाइट बताऊंगा तो शेडो दिखेगा ना, विद पे शेडो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ एक छोटी सी सीएसएस की लाइन लिखी है। हेलो वर्ल्ड को पहले मैं हटा देता हूँ, पता चल गया कि हमारा ब्राउजर किस तरीके से वर्क कर रहा है और कोई चीज प्रिंट तो नहीं हुई, तो ये प्रिंट हुई हुई थी। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब काम करते हैं। नाउ मैंने एक विथ तो बता दी, अब मैंने इसके अंदर के आइटम्स बताने किस तरीके से आपने अलाइन करना है, ठीक है। तो अब इसके आइटम कैसे बताऊंगा, मैं एक और डिव बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड डिव बनने जा रहा है हमारा, और इसके अंदर मैं बताऊंगा इसके आइटम्स जो होंगे ना अंदर के, वो कैसे अलाइन होंगे। क्लास नेम लिखेंगे और उसके बाद इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंटेनर का यूज करेंगे। कंटेनर का अगर नहीं पता तो यार, मैंने बूट स्ट्रैप मैंने आप सबको पढ़ाई है, उसमें कंटेनर से ये होता था कि लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता था, ठीक है। तो ये होता है सिंपल, वो कुछ भी नहीं है। और फ्लेक्स का यूज करेंगे हम, ठीक है, फ्लेक्स का यूज करेंगे। नाउ फ्लेक्स मतलब हमारे आइटम्स फ्लेक्स फॉर्मेट में होंगे। आप सबको ये तो पता होगा फ्लेक्स होता क्या है, नहीं पता तो मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, प्रीवियस जो टेलविंड की आई है उनके अंदर मैंने बताया है, ठीक है। फ्लेक्स का मतलब होता है जैसे हमारा कोड का कंटेंट आ रहा है ना एक ही लाइन में, उसी तरीके से, ठीक है। नाउ फ्लेक्स के बाद हम लोग एमएक्स ऑटो करेंगे। एमएक्स का मतलब क्या होता है, मार्जिन है, एम का मतलब, तो एक्स का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। एमएक्स यहां तक समझ गए। ऑटो का मतलब है दोनों तरफ से बराबर का गैप, ठीक है। तो एमएक्स ऑटो कर दिया मैंने, यानी कि देखो मेरे पास नेवबार के अंदर जब भी मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं टेलविंड का ही दिखा दूं आपको, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गैप आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको दिख रहा होगा, यही चीज मैंने यहाँ पर की है कि एमएक्स ऑटो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके आइटम को सेंटर में रखेंगे, मतलब हमारे दोनों पॉइंट लेफ्ट एंड राइट से सेंटर होगा ये आइटम। और ये मैं आपको आगे जाकर बता सकूंगा, अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको आगे नेप बार में दिखाऊंगा कि मैंने ये आइटम सेंटर क्यों लगाया था, ठीक है। यहाँ पर मैं आइटम सेंटर करूंगा और उसके बाद आया नहीं ऑप्शन, चलो अब आ जाएगा। आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर करेंगे। आइटम सेंटर के साथ जस्टिफाई सेंटर हमने स्टार्ट किया। और नाउ पैडिंग, पैडिंग देंगे हम, थोड़ी सी पैडिंग हम देंगे 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये अंदर के कंटेंट का सारा सामान आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा जस्टिफाई आइटम रह गया, वो मैं बाद में बताऊंगा आप सबको क्यों दिया था मैंने। नाउ यहाँ तक का काम हो चुका है। हम पहली हेडिंग प्रिंट करने जा रहे हैं, यानी कि H1, और उसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, लैंडिंग पेज लिख देते हैं, ठीक है। और कोई तो नाम याद आ नहीं रहा, तो बस यही लिख देते हैं, लैंडिंग पेज। और ये हो गया हमारी हेडिंग, ठीक है। अब इसको जो है हमने थोड़ी सी जो है टेलविंड अप्लाई करनी होगी, जाहिर सी बात है, ऐसे तो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पर हम क्लास नेम इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम टेलविंड अप्लाई करेंगे। सिंपल, कोई इतनी खास क्लासेस नहीं। पहले तो हमने इसका टेक्स्ट साइज से थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हुआ होगा। टेक्स्ट 2 एक्सएल कर लेते हैं, बहुत होगा, ठीक है। 2 एक्सएल मैंने कर दिया। फॉन्ट बोल्ड ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर बोल्ड इंटर करेंगे और लास्ट में कलर देना जरूरी है हमारा, तो इसको कलर दे देंगे कि टेक्स्ट ब्लू दे, नहीं नहीं ब्लू नहीं देते हम ब्लैक ही दे देते हैं, सिंपल। तो ब्लैक हमने इसको कलर दे दिया ताकि शो हो।
और बस ये हमारी अप्लाई हो चुकी है टेलविन। अब कुछ ना कुछ हमें दिख जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो इसकी जाहिर सी बात है कुछ प्रिंट करवाएंगे तो कुछ दिखेगा ना। देखो नेवर मैंने यहाँ पर कॉल किया है, ना मैंने एक्सपोर्ट करवाया नेवर को, ना मैंने वहां पर इंपोर्ट करवाया, तो कैसे दिखेगा? ठीक है, तो एक्सपोर्ट करो, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर एक तरीका वो था कंपोनेंट का, एक ये है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर नेव बार लिख देंगे। ठीक है, नेव बार। और अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ कि लिख देंगे लिख देंगे, टाइप करना होता है, मुझे आदत पड़ चुकी है स्टूडेंट टाइम से, तो मैं यही कहता हुआ आ रहा हूँ। सही है, तो इग्नोर कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ लिख देंगे और ठीक है, क्योंकि ठीक है का मतलब होता है कि मैं आपसे बार बार पूछता हूँ समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, ठीक है वो शॉर्ट में कह देता हूँ। सही है, और मैं बार बार कहता हूँ लिख देंगे। होता है टाइप करना होता है, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है, बस मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, मेरा कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर होता है। नाउ पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करवाएंगे? सिंपल जो तरीका मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद एंटर करना है। नाउ यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है जो फंक्शन का नाम था। फंक्शन, देखो फाइल के नाम तो नेवार था, लेकिन हम फंक्शन को इंपोर्ट करवा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सारा कोड है, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर नेवार लिखेंगे और उसके बाद ये पूरी लाइन डिफॉल्ट आ चुकी है। नाउ हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा देना, कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, कैसे करवाएंगे? सिंपल, आपने जो है एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग टैग की तरह बनाने हैं। ठीक है, क्लोजिंग टैग बनाए और उसके बीच में आकर आप लोग नेपाल लिखते हैं। नेवार पूरा टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास खुद ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने नेवार को प्रिंट करवा दिया है। अब कुछ एरर्स हैं, कुछ ब्रैकेट्स हमने छोड़ दिए हैं खाली, तो वो देखते हैं क्या चीज है। देखो मैं आपको एरर जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। देखो हमने प्रिंट तो करवा लिया, लेकिन हम लोग रिटर्न लगाना भूल गए। ठीक है, तो रिटर्न लाजमी आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलता, ऐसे इस तरीके से काम नहीं होता, रिटर्न का यूज करना पड़ेगा आपने। तो हम सिंपल यहाँ पर रिटर्न का यूज करेंगे। नैव बार को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर लो, उसके बाद रिटर्न के सेंटर में आकर आपने इंटर करना है। अब डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा देना, पहले बनाओ डिफ। ठीक है, वरना एरर आएगा। तो डिफ बनाने के बाद आपने अब डायरेक्ट कंट्रोल भी कर देना है। ये आपके पास हो चुका है कंप्लीट, अब कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ आते हैं और रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो लैंडिंग पेज आ रहा है। हाइट की टेंशन ना लो, हाइट एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बॉक्स शेडो भी आ रहा है, बहुत ज्यादा ही हो गया, एमडी रख लेंगे, सही है। ठीक है, तो अब इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे मालूम था, लेकिन सेंटर में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था आइटम सेंटर लगाया था मैंने, जस्टिफाई सेंटर इसलिए लगाया था, समझ गए होगे आप लोग। नाउ अब मैं आऊंगा इसके ऊपर और अपनी नेवबार वाली फाइल के अंदर, यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको एमडी कर देना है, यानी कि छोटा सा चाहिए मुझे, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। चलो एमडी हो गया हमारे पास, और अब हमने आगे का काम करना है, देखने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। अब हमने क्या लगाना है? अब हमने लगाने हैं लिंक्स, तो वो भी बहुत आसान है। सिंपल, आपने यूएल और एलआई का यूज करना है। ठीक है, यूएल का टैग लगा दें यहाँ पर और एंटर करें। अब इसकी कुछ क्लासेस है, क्लास नेम इंक्लूड करेंगे और क्लासेस देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लास नेम आ गया है। सबसे पहले इसकी क्लास आएगी हिडन। अब इसकी हिडन क्लास का आने का क्या मकसद है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, या फिर अभी बता सकता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कुछ दिखाकर बताना पड़ेगा, तो वो बता देता हूँ। चलो, यहाँ पर एक और क्लास आएगी स्पेस, क्योंकि मैं अक्सर टैलेंट पे काम करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कौन सी क्लास लगना जरूरी है, लेकिन आप लोग तो नहीं करते, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। स्पेस X2, और हमारे पास एक और क्लास लगेगी यहाँ पर एमडी फ्लेक्स। ठीक है, एमडी स्क्रीन पर अभी ये मैं समझाऊंगा क्या है, रिस्पॉन्सिव कैसे है, बस देख लो और परेशान ना हो। ठीक है, यहाँ पर एमडी फ्लेक्स आ गया, सॉरी एक गलती हो गई है हमसे, ये क्यों आ गया? ठीक है, हमने ये लगाना है। नाउ एमडी फ्लेक्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं पहले हिडन को देखने, हिडन क्या चीज थी भाई ये। तो यहाँ टेलवन पे आए, हमने सर्च किया, भाई ये हिडन क्या है बताओ हमें जरा। तो ये आपको बताएगा, जरूर बताएगा, हिडन करो और इंटर मार दो। अब ये कुछ ना कुछ आपको दिखा दे। हिडन का मतलब होता है गायब कर देना, मतलब डेव 1 पे हिडन लगाया, गायब हो गया, 2 3 शो हो रहा है, समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्या था हमारे पास? हमारे पास है स्पेस एल, स्पेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेस एक्स, तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। स्पेस एक्स इंटर करेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा आपको। हाँ, यहाँ पर इन्होंने क्या अप्लाई, स्पेस X4। ठीक है, यहाँ पर देखो, स्पेस एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब है दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी। स्पेस का मतलब है गैप देना। ठीक है, कितना गैप देना है? 4।
देख रहे हो आपने, इसने यहां से गैप नहीं दिया लेफ्ट राइट से। जब हमने स्पेस की प्रॉपर्टी यूज की ना, तो इसने इन तीनों के बीच में से गैप दिया। अगर हम पेडिंग यूज करते ना, तो इन तीनों पर एक साथ अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने स्पेस X4 के जरिए बिल्कुल इक्वल लेफ्ट एंड राइट से भी हैंडल किया और यहां से अंदर से भी हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये है स्पेस X2 लगाया मैंने, 4 नहीं लगाया। और एमडी फ्लेक्स का पता है। अब एमडी क्यों लगाया ये बता देता हूँ। देखो रिस्पॉन्सिव भी हम साथ साथ पढ़ लें। रिस्पॉन्सिव की 4 से 5 स्क्रीन होती है, मतलब ये जो स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है ना, ये एक्सेल स्क्रीन कहलाती है। ठीक है, इसको और बड़ा कर लिया जाए तो ये 2 एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, 4 एक्सेल भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 एक्सेल तक देखना होता है रिस्पॉन्सिव करना वेबसाइट को। और 2 एक्सेल पे आओ, एक्सेल पे आओ, फिर आती है लार्ज। ठीक है, लार्ज के बाद लार्ज स्क्रीन कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये इंस्पेक्ट किया मैंने और ये लार्ज आ जाएगी। ठीक है, ये मीडियम आ गई, लार्ज अभी हम दिखाते हैं आपको। नाउ ये आ गई है आपके सामने लार्ज स्क्रीन। अब इसको मीडियम की तरफ लेकर जाएंगे। मीडियम आपने वैसे देख ली है, तो ये रही मीडियम। और मीडियम के बाद अब इसको स्मॉल स्क्रीन, तो भाई ये रही स्मॉल। ठीक है, ये 4 किस्म की 5 किस्म की जो है स्क्रीन होती है, हमने इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी होती है। अब रिस्पॉन्सिव किस तरीके से, उसका फ्लो क्या है। देखो रिस्पॉन्सिव करना हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्क्रीन से। स्मॉल पर कैसा दिखेगा, मीडियम पे कैसा दिखेगा, लार्ज पे। लेकिन हम तो लैपटॉप पर कोडिंग कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा स्मॉल पर कैसा दिखेगा। देखो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। आपने चेक करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये लैंडिंग पेज है, इसको मैं इंस्पेक्ट करूं और स्मॉल पे ले जाऊं, क्योंकि इसका फ्लो ही ये है कि आपको टेलविंड हमेशा स्मॉल से चेक करेगा, CSS हो या टेलविंड हो। ब्राउजर स्टार्ट करता है रिस्पॉन्सिव करना स्मॉल स्क्रीन से। ठीक है, यहां से स्टार्ट करता है। तो पहले हमने बताना होता है कि स्मॉल पे ये कैसा दिखेगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एमडी फ्लेक्स किया हुआ है। जब ये एमडी स्क्रीन पर आए तो इसको फ्लेक्स फॉर्मेट में कर दो, मतलब लार्ज पर भी ये फ्लेक्स होगा, एक्सेल पर भी फ्लेक्स होगा और मीडियम पे भी फ्लेक्स होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो मैंने बताया हिडन लगा दिया मैंने। हिडन का मतलब है गायब करना, मतलब मैं यूएल बना भी रहा हूँ गायब भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यूएल को मैंने पहले हिडन किया, उसके बाद मैंने बता भी दिया कि एमडी पर जब ये आ जाए ना, स्मॉल पे हिडन रखो। अभी ये यहाँ तक के कोड में ये हिडन था, जब मैंने एमडी फ्लेक्स नहीं लगाया था, जब तक ये हिडन था हर स्क्रीन पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने एमडी फ्लेक्स लगाया तो यहाँ पर वादे हो गई बात कि भाई जब ये मीडियम स्क्रीन पर आए ना, तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स फॉर्मेट में कर देना। ठीक है, तो ये लार्ज पर भी फ्लेक्स में रहेगा, एक्सेल पे भी फ्लेक्स में, और 2 एक्सेल हो या फिर 4 एक्सेल हो, सब में फ्लेक्स फॉर्मेट में रहेगा। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और ज्यादा नहीं। एल बनाएंगे, एल के अंदर भी CSS अप्लाई होगी। एल के अंदर हम एंकर बनाएंगे, एंकर के अंदर हम नाम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर तो कोई लिंक हमने लगाना नहीं है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर होम लिख देंगे। ठीक है, 3 लिंक बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग जितने बनाना चाहो बना लेना। होम लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्लास का यूज करेंगे। क्लास नेम, क्लास नेम में हमने सबसे पहले इसका कलर देना होगा। तो टेक्स्ट का कलर होगा, मैंने ब्लैक कर लेता है। ठीक है, ब्लैक सही है, ब्लैक ही, और होवर कर देंगे हम बाद में। ठीक है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, और जब हम होवर करें तो होवर के बाद उसका कलर हो जाए, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए ग्रे में। ठीक है, तो ग्रे हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पर ये ग्रे सही है सेक्शन रेट, और ये हमारे पास अप्लाई हो चुकी है टेलविंड। अब इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे 3 से 4 दफा, तो ये अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। नाउ एक बटन रह चुका है, वो बटन लगाएंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। अब ये देख सकते हो आप लोग, बीच में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत काम हो रहा है आपका। ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं। अभी बेसिकली पहले इसको सही करते हैं। ये जो स्पेस X2 लगाया है, मैं इसको 6 कर दे हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा स्पेस आ जाए लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 6 लगा दिया, थोड़ा ज्यादा हो, और पैडिंग हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग हम कर देते हैं 4, बहुत है, तो यहाँ पर 4 अप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं, तो मच बेटर, यानी कि ये जो है थोड़ा इसका साइज भी बड़ा है, और इन चारों में भी स्पेसिंग हुई है। अब इसकी बारी है, इसको जस्टिफाई सेंटर से हटा देते हैं थोड़ा सा इसको सेट करने के लिए, और बिटवीन कर देते हैं ताकि इनके बिटवीन में गैप आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन अप्लाई करेंगे, और ये हो गया है बिटवीन। अब चेक करते हैं कहाँ तक पहुंचा, तो अब सेट है, बेहतर है। आप अपना स्पेस कम करोगे तो ये खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ टेलविंड की तरह, जैसे टेलविंड का लुक है ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है क्योंकि आइकन आ गए ना, तो आइकन में अभी लगा नहीं रहा, लेकिन आइकन लगाऊंगा तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है,
फिलहाल ये हो चुका है हमारा। इस डिफ पर जो है मैं कुछ क्लासेस लगाने की सोच रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लासेस लगा देता हूँ। सोच क्यों रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्लास नेम लगाएंगे और बीजी। ना सबसे पहले मैंने इसका बीजी एडजस्ट कर लिया, हाइट इसकी सेट की पेज डॉट टीएसएक्स में और बीजी को 200 कर लिया ताकि थोड़ा लुक बेहतर लगे। लैंडिंग पेज बन गया, नैप बार बन चुका है, आइकन्स भी आ चुके हैं, होवर भी हो रहा है आप सबके सामने। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, स्लाइडर बनाना है। ठीक है, नैप बार हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आइकन नहीं लगाना है, आइकन लगाना मैंने सिखाए हैं आपको नेक्स्ट.जेएस की सीरीज में, नहीं आते तो दोबारा सिखा दूंगा। अभी मैंने पूरा बैकएंड भी सिखाना है आपको, ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाना है और उसको सेल करना भी सिखाना है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, सब चीजें सीखेंगे। फिलहाल जो बेसिक है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टैलेंट रिवाइज करवा रहा हूँ, रेस्पॉन्सिव करना सिखा रहा हूँ, तो वो देखो। ठीक है, यहाँ पर नैप बार हो चुका है, अब गैलरी की बारी है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ यूज करेंगे यूज क्लाइंट। ठीक है, यूज क्लाइंट का यूज करने के बाद आपने नीचे आना है थोड़ा सा और यहाँ पर वही अपना कंपोनेंट बना लेना है। नाउ ये आपके सामने एक कंप्लीट कंपोनेंट बन चुका है, जैसे कि आप सबको शो हो रहा है। ठीक है, गैलरी का कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक इमेज होना जरूरी है। देखो मैं मल्टीपल इमेजेस नहीं कहूंगा, सिर्फ एक इमेज रख लूं वही बहुत है, और वो मेरे पास इमेज मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उस इमेज को पहले मैं अपने पास स्टोर करवा लूंगा, यानी कि गेट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉन्स्ट यहाँ पर टाइप करूंगा, उसके बाद हमारे पास इमेजेस के नाम से ये जानी जाएगी। ठीक है, इसको इक्वल टू करेंगे और एरे लिखेंगे। ठीक है, एरे का फंक्शन यूज करेंगे और इसको तकरीबन हम 6 एरे में हम यही इमेज 6 दफा स्टोर करवा देंगे, यानी कि सेम इमेज है उसको 6 दफा स्टोर करवा रहा हूँ एक ही एरे में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसका यूआरएल देना है, जो कि पहले हमने लिखना होगा एक और फंक्शन डॉट फिल, मतलब उसको जो है आपने अप्लाई करना है। इसके आगे हम जो है अपना यूआरएल देंगे, यानी कि ये एक यूआरएल है जिसके अंदर हम एरे के अंदर इमेजेस रख के अपना मैप का फंक्शन यूज करते हुए मल्टीपल इमेजेस को शॉर्ट टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इमेजेस को सेव करवाया, एरे का फंक्शन कॉल किया, उसमें एक ही इमेज को 6 बार कॉल किया और डॉट फिल का फंक्शन चलाया। इसमें यूआरएल दे दूंगा स्लैश, और स्लैश के बाद मेरी इमेज का नाम है 1। ठीक है, एसआरसी मेरी पब्लिक में है। ठीक है, पब्लिक के अंदर 1 डॉट जेपेक है, तो यहाँ पर मैं आऊंगा 1 और डॉट जेपेक। ठीक है, ये मेरी इमेज का नाम है और यहाँ पर हमारा हो चुका है। इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं, वो हम भूल चुके हैं, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास भी लगा देते हैं। और ये हमारे हो चुके हैं यहाँ पर कॉलन, और ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमने काम करना शुरू करना है। कैसे काम करेंगे, सबसे पहले सेक्शन बनाएंगे ताकि एक जगह अलग हो जाए, किसके लिए, स्लाइडर के लिए। ठीक है, तो सेक्शन की जगह हमारी अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्लासेस अप्लाई करनी होगी, तो क्लासेस अप्लाई करेंगे। क्लास नेम में सिर्फ पैडिंग देंगे हम और py12। ठीक है, वजह क्या है, वजह ये है कि ऊपर और नीचे से हमने थोड़ा सा गैप लेना होगा क्योंकि हमने ऊपर नैप बार लगाया, तो ये जरूरी है। ठीक है, आईडी अप्लाई करनी होगी, हमने इसको एक आईडी देनी होगी क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग इमेजेस अप्लाई कर रहे हैं, तो आईडी के बिहाफ पर काम होगा। गैलरी, यहाँ पर हम इसको आईडी दे देंगे। नाउ एक और चीज यूज करेंगे जिसका नाम है डिफ। ठीक है, डिफ के अंदर हम एक क्लास देंगे, ये मेन कंटेंट का डिफ है। देखो ये तो मैंने पैडिंग के लिए यूज किया है, अब इसके अंदर जो काम करेंगे ये मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास लिखेंगे और क्लास के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले हम कंटेनर का यूज कर लेंगे ताकि थोड़ा सा गैप मिले हमें साइडों से, और एमएक्स ऑटो का भी यूज करेंगे। ठीक है, वो भी गैप के लिए। और उसके बाद हम लोग मार्जिन से थोड़ा गैप लेंगे, MB12। ठीक है, मार्जिन से थोड़ा ज्यादा गैप लेंगे। उसके बाद ये हो चुका है। अब हमने एक चीज इंस्टॉल करनी है। अब सिंपल हम टर्मिनल को बंद करेंगे और एक एक पैकेज को इंस्टॉल करिए, या फिर लाइब्रेरी के लो जो कहना चाहो, स्वाइपर नाम से उसको इंस्टॉल करेंगे। npm install as swiper। नाउ npm install swiper करोगे, एंटर करोगे, ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, देन काम करना है। ठीक है, यहाँ तक का काम बहुत आसान था, आगे का काम आपने समझ के करना है। नाउ सिंपल, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो चीजों को, एक तो है स्वाइपर और उसके बाद आपने इसके साथ ही कॉमा लगाकर स्वाइपर स्लाइड को भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये होती है हमारे स्लाइडर की नहीं है। बाहर आकर आप फ्रॉम करोगे और सॉरी कैपिटल में नहीं होगा, स्मॉल में ही आएगा, सिंपल स्वाइपर लिखना है और यहाँ तक का काम आपका हो चुका है और आपने कॉलर लगा देना है। एक चीज आपने इंपोर्ट कर लिया, सेकंड भी इसी तरह होगा। ठीक है, इंपोर्ट करना है अब दोबारा आपने, और कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पर भी मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली उन मल्टीपल चीजों में कुछ चीजें शामिल है, जैसे कि एक है नेविगेशन, नेविगेशन को इंपोर्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रही है, सेकंड होगी हमारे पास कॉमा लगाकर हमने पेजिनेशन को इंपोर्ट करना है, पेजिनेशन भी हमारे पास आ रही है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑटो प्ले को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऑटो प्ले भी हमारे पास आ ही रहा होगा।
ना ये तीनों चीजें भी हमारे पास इंपोर्ट हो गई, ये 2-3 चीजें और रहती है, ठीक है, तो उनको भी साथ साथ इंपोर्ट करते जाए। वो कैसे करेंगे? सिंपल, आपने इंपोर्ट लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में स्वाइपर सीएसएस का यूज करना है, उसके बाद आपने कॉलन, देन इंटर, उसके बाद आपने दोबारा इंपोर्ट करना है जिसके अंदर आप लोग स्वाइपर स्लैश सीएसएस को दोबारा और इसकी नेविगेशन की सीएसएस को कॉपी करना है और यहाँ पर इसको ही कॉपी करो कंट्रोल सी और नेक्स्ट इंटर करके आपने कंट्रोल वी कर देना और नेविगेशन को आपने पेजिनेशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी तमाम चीजें इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपने टैग का यूज करना है। कौन सा टैग? डिफ के अंदर आप आओगे और स्वाइपर का टैग यूज करोगे। सिंपल, आपने स्वाइपर का टैग यूज करना है और इस स्वाइपर के टैग के अंदर आपने सारा काम करना है। बेसिकली स्वाइपर एक जो है एनपीएम का पैकेज है जिसके अंदर हम स्लाइडर बड़े ही आसान तरीके से एनपीएम को यूज करते हुए बना लेते हैं और रिएक्ट के अंदर ये यूज किया जाता है, तो हम नेक्स्ट.जेएस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एनपीएम के हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं नोड.जेएस के। अब हमने क्या करना है, स्वाइपर के अंदर कुछ बने बनाए क्लासेस होती है, बने बनाए मॉड्यूल्स होता है, उनका आंसर करना होगा और हमारा स्लाइडर कंप्लीटली तैयार है, ठीक है। स्वाइपर के स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आपने इन सबको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताओगे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के बाद आपने जो है सेकंड नंबर पे आपने बताना होगा स्पेस बिटवीन। थर्ड नंबर पे आपने बताना होगा प्रीव्यू स्लाइड्स, पूरा लिखेंगे और फिर प्रीव्यू लिख के देखेंगे। तो ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने फोर्थ नंबर पे बताना होगा नेविगेशन के बाद फिफ्थ नंबर पे आपने बताना है पेजिनेशन। पेजिनेशन के बाद सिक्स नंबर पे आपने बताना है ऑटो प्ले। सिक्स नंबर पे आ रहा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इंटर करना है और आखिरी है ब्रेक पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट है ब्रेक पॉइंट। और लास्ट में आपने बताना होगा क्लास नेम, जो कि क्लास स्टाइलमेंट अप्लाई होगी, तो क्लास नेम। ये सारी चीजें हमने बतानी होगी और हमारा स्लाइडर तैयार है। इमेज का यूआरएल भी देना पड़ेगा, वो अलग चीज है, लेकिन सारे स्लाइडर के फंक्शन तैयार होंगे, ठीक है। हम बता देते हैं मॉड्यूल्स हमारे। तो मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे तीन है। नेविगेशन जो कि हमारा यूज हुआ है, दूसरा है हमारा पेजिनेशन, पेजिनेशन भी कैपिटल में ही आएगा पी, तो पेजिनेशन, और थर्ड है हमारे पास ऑटो प्ले। ये तीन हमारे मॉड्यूल है जो कि हमने यूज किए इसके अंदर। नाउ आता है स्पेस बिटवीन, 20 का स्पेस देंगे हम इनके बीच में और स्लाइड्स प्रीव्यू 1 रखेंगे हम यहाँ पर। नेविगेशन है, पेजिनेशन है, ऑटो प्ले है। नेविगेशन को आपने स्किप कर देना क्योंकि हम लोग अभी कोई नेविगेशन नहीं देना चाहते। जब नेविगेशन का टाइम आएगा जब नेविगेशन भी दे देंगे। डबल कर्ली ब्रैकेट लगाने आपने पेजिनेशन पे और इक्वल टू यूज कर लो सबसे पहले, उसके बाद लगाना। अब यहाँ पर पेजिनेशन पर आपने देना है क्लिकेबल ट्रू, ठीक है, क्लिकेबल ट्रू इसका फंक्शन आता है, इसको ट्रू कर देना है आपने। देन है ऑटो प्ले, यहाँ पर भी आपने पहले इक्वल टू लगाना है, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर आपने इसको डिले कर देना है। इसकी ड्यूरेशन बता देनी है 10,000, ठीक है। 10,000 बेस्ट है, 10,000 डिले बता दिया। अब हमने बताना है इसके ब्रेक पॉइंट। यहाँ पर भी एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट बताना शुरू करना है। सबसे पहले जान लो ब्रेक पॉइंट होते क्या है। ब्रेक पॉइंट कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को, मतलब अगर लार्ज स्क्रीन पे होगा तो कितनी जो है इमेजेस शो होंगी और मीडियम पे होगा तो कितनी इमेजेस शो होंगी, ठीक है। ये मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आउटपुट जब देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन के कुछ साइज होते हैं, हमें सिर्फ दो स्क्रीन के साइज सेट करने हैं। एक है 640 जो कि हमारे पास स्मॉल और मीडियम के बीच के अंदर आता है, ठीक है। इसको एडजस्ट करेंगे, कितनी इमेजेस दिखाना चाहते हैं ये बताना है हमने। हमने इसके अंदर भी एक दिखानी है और लार्ज स्क्रीन पर भी एक ही दिखानी है, ठीक है। तो अगर चाहे तो इसके ऊपर हम दो कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड्स पर व्यू पर जाएंगे हम और इंटर करेंगे। नाउ यहाँ पर हम लोग इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कितनी हमने स्लाइड दिखानी है। सिंपल, आपने कॉलन का यूज करना है और यहाँ पर आप बता सकते हो 2, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन लार्ज स्क्रीन के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो और नीचे लाकर कंट्रोल वी कर दो और इसका साइज चेंज कर दो 1024, इमेज कर दो 1 और उसके बाद ऊपर लगा दो कॉलर, ऊपर लगा दे कॉमा, तो एरर भी गया। सो ये है हमारे पास कंप्लीट क्लास नेम देना जरूरी है ताकि आप बता सको कितनी विड्थ होगी इसकी। और विड्थ रखेंगे हम फुल स्क्रीन के हिसाब से कि जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है उसके मुताबिक जितना बड़ा नेम बार था उतनी ही आपने इसकी विड्थ रखनी है, ठीक है। ये हमने एडजस्टमेंट कर ली है। अब हमने इमेजेस ऊपर जो एरे के अंदर सेव करवाई थी वो अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई होगी उसके लिए भी एक टैग आता है जिसका नाम होता है स्वाइपर स्लाइड। लेकिन उससे पहले हम लोग एक जो है इमेजेस का मैप का फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। वो हमने कर्ली ब्रैकेट में चलाना होगा क्योंकि हम लोग स्वाइपर और HTML के कंटेंट के बीच में टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इमेजेस जो हमने नाम दिया था ऊपर उसको इमेजेस को कॉल करेंगे, सॉरी कैपिटल में ही था,
तो ये आ गया हमारे पास, इमेजेस आ चुका है और डॉट मैप का फंक्शन चलाना है हमने इस पर। बेसिकली मैप के फंक्शन में दो पैरामीटर देंगे, SRC और इंडेक्स, क्योंकि हम इमेज पर काम कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा अप्लाई हो चुका है। SRC मैंने दे दिया है, एक पूरा मैप का फंक्शन चला दिया है मैंने कंप्लीट। और उसके बाद अब इसके अंदर जो हमने इमेजेस अप्लाई करनी है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक टैग का यूज करेंगे जो कि है स्वाइपर स्लाइड। स्वाइपर स्लाइड का यूज करने के बाद हम इसके टैग के अंदर जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम एक की पास करते हैं और वो की इक्वल टू होती है हमारी इंडेक्स से, ठीक है। इंडेक्स जो मैंने ऊपर मैप के पैरामीटर में दिए, तो यहाँ पर हम इंडेक्स के बराबर कर देंगे इसको। और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली हमारा एरे नंबर है, जो एरे नंबर मैंने ऊपर दिया था 6 के नाम से, अगर आपको याद हो तो वो एरे नंबर यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। और SRC में उसका URL है जो कि मैंने पास किया था फिल के अंदर, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही काम हो रहा है जो आपने ऊपर देखा है। नाउ बेसिकली अब इस टैग के बीच में आकर हमने पहले एक डिव बनाना होगा ताकि हम इसका जो है साइज सेट कर सके। ऊपर हमने सारी स्लाइडर की फंक्शन सेट किए थे, यहाँ पर हम इमेज का एक डिव बनाने ताकि उसका साइज डिफाइन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर डिव बनाया और इसको क्लास नेम दे दिया हमने। और क्लास नेम के अंदर सबसे पहले हमने ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा इसका। राउंडेड, इसके बॉर्डर थोड़े राउंडेड होंगे, राउंडेड LG। और उसके बाद हम लोग इसको शेडो देंगे, थोड़ा सा शेडो भी LG ही दे देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक का काम हो चुका है। ये गलत आ गया हमारे पास, ये हो चुका है। अब हमने इमेज को यूज करना है, इमेज का टैग लगाकर SRC वगैरह जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सब अप्लाई कर दी। सिंपल 4 प्रॉपर्टीज ने इमेज का टैग लगाया और इसके अंदर सॉरी ये वाला इमेज नहीं है हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास इमेज का प्रॉपर टैग। SRC दिया जाता है, SRC हम पास करेंगे बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और अल्ट दिया जाएगा, वो भी पास करेंगे बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और हमारे पास इसको जो है क्लास दी जाएगी, वो भी पास करेंगे। सॉरी गलत जगह दे दिया हमने, क्लास पास की जाएगी, वो भी हम पास करेंगे। नाउ हमारे पास स्टाइल दिया जाएगा इसको, वो भी हम बताएंगे इसको, ठीक है। स्टाइल डबल कर्ली ब्रैकेट में होगा। अब सिंपल SRC की जगह पे तो आपने SRC ही लिखना है स्मॉल में, ठीक है, कैपिटल में नहीं स्मॉल में। उसके बाद आपने जो है अल्ट पर थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले आपने इसका नाम लिख देना है, जो भी नाम, स्लाइडर रख देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में या फिर बैकटिक में लिखना है इसको। हाँ, इसको आपने बैकटिक में लिखना है। पहले आप स्लाइडर लिख लो, स्लाइड, और उसके बाद आप टेम्पलेट लिटरल का यूज करोगे और उसका यूज करते हुए अपने वेरिएबल को कॉल करोगे जो कि इंडेक्स था +1। ये अप्लाई हो चुका है। नाउ हमने इसकी विड्थ फुल रखनी है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा कवर करना है, मतलब जो इसका साइज बनाया है इसके ऊपर इसको पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये पूरा हमने अप्लाई कर दिया है। अब स्टाइल में हमने बस इसकी हाइट बतानी है और कुछ भी नहीं है, बस हाइट है। बेसिकली हाइट होगी हमारी 600 px, ओके। और यहाँ पर ये हमारी हाइट भी अप्लाई हो चुकी है और ये स्वाइपर का टैग भी आ चुका है, कंप्लीट डिटेल हो चुकी है। नाउ ये स्लाइडर हमारे पास कंप्लीट बन चुका है। अब इसका आउटपुट देखेंगे और आउटपुट शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं करवाया। तो पहले एक्सपोर्ट करवा देते हैं, उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं एक्सपोर्ट करूंगा और डिफॉल्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको गैलरी को चेक करना चाहूंगा कैसा दिख रहा है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर गैलरी और वहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा हमने। यहाँ नैब बार के नीचे मैं इस गैलरी को इंपोर्ट कर दूंगा। सो ये मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने ऊपर भी इंपोर्ट करना बाकी है, यहाँ पर भी इंपोर्ट करना जरूरी है, तो जल्दी से यहाँ पर भी इंपोर्ट करेंगे, गैलरी को इंपोर्ट करेंगे और इंटर। ये हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। ब्राउजर पे आएंगे, चेक करेंगे भाई कैसा रिजल्ट आ रहा है, Ctrl+R कर देंगे। ये हमारे पास शो नहीं हो रहा, वजह क्या है? हमने लोकल होस्ट ही रन नहीं किया, तो लोकल होस्ट सॉरी npm रन डेव करेंगे। नाउ गाइस आप सब देख सकते हो कि एक बेहतरीन लुक दे रहा है। बेहतरीन नहीं तो थोड़ा बहुत सही है, ठीक है, बिगिनर के हिसाब से। देखो नेबार आ गया, आपका स्लाइडर आ गया, वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डॉट भी दिख रहे होंगे आपको अगर गौर से देखो, ओके, सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये कंप्लीटली वर्क कर रहा है। नेवार, स्लाइडर, गैलरी आएगी और फुटर आएगा। तो आई थिंक दिस लैंडिंग पेज इज ग्रेट। हमारी हाइट छोटी पड़ी है कलर की, बैकग्राउंड की, उसकी हाइट को बढ़ा देते हैं अभी हम। नाउ हाइट हमने फुल कर दी है, तो अब जितनी बड़ी स्क्रीन होती जाएगी उतनी बड़ी हाइट होती जाएगी।
और यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। ना एवरीवन, आगे का भी बहुत सिंपल काम है। पहले आप ये देख लो कितने टैग बाद आपने गैलरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये तो मैंने स्लाइडर लगा दिया, अब गैलरी कितने गैप बाद स्टार्ट होगी ये आपने गौर से देखना है। सिंपल, ये जो स्वाइपर का डिव है उसके बाद, स्वाइपर के आगे जो नेक्स्ट डिव है उसके बाद आपने काम करना है, स्टार्ट करना है। इमेज हमारे पास ऊपर एरे में सेव है, उसी इमेज को हम 6 बार यूज करके गैलरी बना लेंगे एक अपनी, और एक ग्रिड बॉक्स का यूज करते हुए उसको यूज करेंगे। सबसे पहले हमने H2 देना पड़ेगा ताकि इन दोनों में डिफरेंस कर सके कि वो क्या था और ये क्या है, ठीक है। तो ये है इमेज गैलरी, सही है। तो यहाँ पर इमेज मैंने इंटर कर दिया है, इमेज और आगे गैलरी, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी टैलमेट अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने टेक्स्ट का साइज यानी कि फॉन्ट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे, टेक्स्ट 3XL कर देंगे। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर में लाएंगे और उसके बाद हम लोग फॉन्ट को बोल्ड करेंगे तो ताकि हेडिंग लगे। उसके बाद टेक्स्ट को कलर देंगे। टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं हम, ब्लैक दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक आप यहाँ पर कलर दे दो उसको, अदरवाइज आप कोई भी दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दे दूंगा मैं थोड़ा सा MB 2 दे दूंगा, बहुत है। हाँ, मार्जिन बॉटम 2 बहुत है, नहीं आई थिंक 6 चलेगा, ठीक है। MB 6 बहुत सही है, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है आपके सामने। पहले तो ये स्लाइडर था और अब ये इमेज गैलरी भी आ चुका है, ठीक है। अब गैलरी बनानी है हमने इसके नीचे, तो वापसी आ, तो यहाँ पर कोड पर वापसी आए और यहाँ पर हम यूज करेंगे डिफ को, क्योंकि हमने इमेजेस का एक साइज बताना है कि किस साइज की इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ बनाएंगे और इसको क्लास नेम देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने तो कंटेनर में रखेंगे और MX ऑटो देंगे क्योंकि हमने साइडों से गैप चाहिए, ठीक है। और MX कंटेनर, MX ऑटो, ओके। और यहाँ पर ये हो चुका है। अब हमने इसको जो है ग्रिड में रखना है क्योंकि ग्रिड के ऊपर हम काम करेंगे। और ग्रिड का अगर आपको नहीं पता तो आप टेलमेंट की वेबसाइट पर आओ सिंपल, और यहाँ सर्च कर लो ग्रिड, ओके। ये आपको सारी प्रॉपर्टीज निकाल के दे देगा, ग्रिड रोज, ग्रिड कॉलम, सब कुछ, ठीक है। आप देखते हैं क्या क्या चीज होती है इसके अंदर। अगर हम ग्रिड का यूज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ग्रिड बन जाता है 3-3 इमेज का, ओके। अब हम लोग बता सकते हैं कि एक रो में कितनी इमेजेस आनी चाहिए, एक कॉलम में कितनी, ठीक है। तो बेसिकली कॉलम ये होता है और रो ये होती है, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि कितनी रो में कितनी इमेजेस और कितने कॉलम में कितनी। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे ग्रिड कॉल सर्च करूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रिड में तो 3 इमेजेस आ रही थी, ग्रिड कॉल्स में बस 4 इमेजेस आ रही है। और फर्क क्या है, देखो कॉलम क्या होता है, ये पूरा जो है एक कॉलम है, और रो क्या होती है, एक रो, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ग्रिड कॉल्स में मुझे 4 कॉलम चाहिए, मतलब 4 कॉलम चाहिए मुझे, 4 ये कॉलम बने हुए, यानी कि ये फ्लेक्स कॉलम बन जाते हैं। यही चीज करनी है कि ग्रिड और ग्रिड कॉल्स 1 दूंगा और गैप दूंगा मैं इनके बीच में 4 का, ठीक है। अब आगे हमने इसको रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करना है क्योंकि छोटी स्क्रीन पर इसको एडजस्ट करना मुश्किल होगा। अब बेसिकली मैंने बता दिया कि ग्रिड जब छोटी स्क्रीन पर होगा तो इसके 1 यूज करना है, यानी कि इसके जो कॉलम होंगे उसके एक कॉलम पर ये एक ही इमेज यूज होगी, यानी कि एक कॉलम पर सिर्फ एक इमेज दिखेगी। लेकिन अगर मैं SM स्क्रीन पर आऊं यहाँ पर तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि जब स्मॉल स्क्रीन हो, सबसे छोटी स्क्रीन हो, तो आपने ग्रिड कॉल्स और आपने इसको कर देना है 2, ठीक है। 2 कर देनी है इमेजेस एक पर, ठीक है। उसके आगे LG स्क्रीन पर जब मैं आ जाऊं तो आपने ग्रिड कॉल्स, सॉरी कॉल्स 3 कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुकी है रिस्पॉन्सिवनेस भी ना। वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, जो कि हमने एक फंक्शन चलाया था मैप का, चलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप आओ यहाँ पर टॉप पर इमेजेस को लो और ये नीचे तक कॉपी करो, Ctrl+C करो करके आप लोग डिफ के बीच में जो हमारे पास ये डिफ बना हुआ है इसके सेंटर में आप लोग पेस्ट कर दो, Ctrl+V कर दो, ठीक है। अब स्वाइपर स्लाइड की जो हेडिंग है वो हटा दो, टैग जो है वो हटा दो, वहां पर आप डिफ का टैग लगा दो। बेसिकली डिफ भी आ चुका है हमारे पास, की इंडेक्स सेम वही चीज है, थोड़ी सी चेंजेस होगी। ये स्टाइल जो आएगा ये हमारे पास से हट जाएगा और हाइट हमने सेट करना शुरू करनी है। तो यहाँ पर हाइट हम रखेंगे 48 और जरा एक जो है एनिमेशन लगा देंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे हम यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म। नाउ इसकी ड्यूरेशन हम रखेंगे 300 और होवर पर ये स्केल हो जाए थोड़ी सी, आई थिंक 105 बहुत है, ठीक है। तो ये हमारी एनिमेशन भी लग गई है। तो गाइस यहाँ तक का काम हो चुका है, अब इसको जाकर देखते हैं जरा कैसा शो कर रहा है। ये तो हमारा था स्लाइडर
और यहाँ आ गई है हमारी इमेजेस की गैलरी। थोड़ी सी इमेजेस की विड्थ बड़ी हो चुकी है, हाइट छोटी रह गई है। यहाँ पर आप एक्सेल का भी ऐड कर दो, एक्सेल में भी ग्रिड कॉल्स 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डन। रिलोड करके देखेंगे तो ये हमारे पास सेट हो चुका है, इमेजेस गैलरी आ चुकी है ट्रांजिशन के साथ। आपके सामने स्लाइडर भी बन चुका है, एक बैकग्राउंड कलर है, डिसेंट सा नेपबार है हमारे पास, डिसेंट सा। और अब एक फुटर रख देते हैं, और ये हमारा तकरीबन छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर टैलविंड भी समझा दी कैसे होगी। जो चीजें समझ में नहीं आती, सीएसएस आनी चाहिए आपको। देखो टैलविंड पढ़ रहे हो तो सीएसएस आनी चाहिए, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट आपको मैंने समझा दी, स्वाइपर इंट्रोड्यूस करवा दी, समझा दी किस तरह वर्क कर दिए। नाउ रह गया फुटर, वो बनाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। सिंपल मैं फुटर वाले पे आऊंगा, और यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या लगाएंगे, यूज क्लाइंट, ठीक है। आपने सबसे पहले आकर फाइल में यही लगाना है, ये भूलिएगा मत, ठीक है। यूज क्लाइंट के बाद आपने एंटर करना है और एक कंपोनेंट बना लेना है। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने पूरा कंपोनेंट बना लिया है जल्दी से, और उसके बाद अब इसका कोड करते हैं। छोटा सा फुटर बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा फुटर का टैग, उसके बाद आएगी क्लास। तो क्लास भी हमारी देखते क्या होती है, बीजी ग्रे रखेंगे हम इसका। तो बीजी ग्रे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा बस। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, 700 सही है। और उसके बाद टेक्स्ट वाइट रख ले या फिर ब्लैक रख ले, कोई मसला नहीं है, वाइट वाले दिख जाएगा। ओके, तो वाइट रख लेते हैं, बीजी ब्लैक कर देने, ताकि थोड़ा सा जो है कॉम्बिनेशन बन जाए। फिर टेक्स्ट को थोड़ा सा वाइट कर लेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर में करेंगे। पी वाई मतलब पैडिंग, और वाई का मतलब टॉप से और बॉटम से, दोनों जगह से हम 6 दे देंगे, और MT12 मार्जिन देंगे ऊपर से 12 का, ठीक है। ये हमारी हो चुकी है अप्लाई। फुटर के बाद मैं यहाँ पर पी का टैग यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लैंडिंग पेज, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दैट इज ग्रेट, ठीक है। बस इतना सा बना रहा हूँ फुटर, क्योंकि टाइम कम है यार, इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, मुझे भी जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड भी पढ़ लेंगे, और जब ई कॉमर्स का टाइम आएगा तो जब तो पूरी वेबसाइट ही बननी है, चाहे 8 घंटे की वीडियो या 6 घंटे की हो। तो फिलहाल आउटपुट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ चुका होगा, नहीं आया अभी तक आउटपुट, क्योंकि मैंने फुटर को प्रिंट नहीं करवाया, तो कैसे आएगा। सिंपल पेज डॉट पहले एक्सपोर्ट करवा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया फुटर। अब पेज डॉट TSX में आकर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पर सिंपल गैलरी के नीचे आकर इंपोर्ट, और यहाँ पर मैंने फुटर फंक्शन का नेम लिख दिया, जो हमारे फंक्शन का नेम था। ये फुटर इंपोर्ट हो गया गैलरी के नीचे, ठीक। मैं आऊंगा और यहाँ पर टैग वाला साइन बना दूंगा। अच्छा, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ भाई, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर फुटर आ गया, और ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। नाउ ये रहा फुटर, हमारा सिंपल सा लैंडिंग पेज। इसका साइज वाइज एडजस्ट करके भाई फुटर भी आपको बनाना सिखा देंगे कंप्लीट। बट मैंने आपको टैलविंड रिवाइज करवा दी। मैंने आपको बता दिया कि रिस्पॉन्सिव की 4 स्क्रीन होती है, 5 स्क्रीन होती है, उनको एडजस्ट करना होता है बेसिकली आपने, विड्थ के जरिए, हाइट के जरिए। अभी मैंने किस चीज के जरिए एडजस्ट किया है, मैंने किया है इनको एडजस्ट गैलरी के अंदर किया है मैंने। ये देखो ग्रिड कॉलम के जरिए, एक कॉलम में इतनी इमेजेस होनी चाहिए, 3 में इतनी, 4 में इतनी, मैंने समझाया आपको। जो चीज समझ में नहीं आ रही, टैलविंड की वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो। मुझे समझ में नहीं आई ग्रिड कॉलम क्या है, मैंने सर्च किया। मुझे समझ में नहीं आई फ्लेक्स क्या है, मैंने सर्च किया। हर चीज आपको यही मिलेगी। विथ समझ में नहीं आई, विथ सर्च किया। डिटेल में सब चीजें यही मिलेगी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव कितनी टेंशन ना ले, और टैलविंड वगैरह जो है वो उसकी भी टेंशन ना ले। असल चीज है लॉजिक, फ्रंट एंड का। नेक्स्ट.जेएस को आपने यूज करना सीखना होगा, एरर हैंडलिंग सीखनी होगी, ताकि आपको इसके अंदर फ्रंट एंड बनाने में आसानी हो। सो अभी का टारगेट पूरा होता है एक सिंपल सा लैंडिंग पेज, जो कि कैरोसेल के साथ है, स्वाइपर के साथ है, और एनिमेशन भी हल्की फुल्की डाल दी है छोटी सी। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बैकएंड की तरफ बढ़ेंगे। तो बस अब बस चैनल का ओवरव्यू दे देते कि यूट्यूब चैनल है डिजिटल सर्विसेज, जहां पर आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पर बस हम YouTube पे आकर आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका डिजिटल सर्विसेज, जहां पर मैं मल्टीपल किस्म के कोर्सेज लॉन्च करता हूँ, हर फील्ड के कोर्सेज जो कि मैं खुद करता हूँ, नेक्स्ट.जेएस वगैरह। ये वीडियो अपलोड है, और अभी नेक्स्ट.जेएस 15 की वीडियो आ रही है, ठीक है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ 3JS के बारे में। भाई 3JS की जो नेक्स्ट वीडियो मैंने तैयार की है, एकदम उधम है। मतलब आप लोगों को मैं गेम डेवलपमेंट की तरफ लेकर आ चुका हूँ। इतनी अच्छी चीज बनाई है, PUBG का सीन बना दिया मैंने, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका आएगा, कमेंट करो अगर नेक्स्ट वीडियो वो चाहते हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों में कंपटीशन हो। आप लोग कमेंट में बताओ नेक्स्ट.जेएस का सेकंड पार्ट डालूं जो कि बैकएंड पर होगा, 3JS का थर्ड पार्ट डालूं जो कि एक PUBG का सीन होगा, या फिर कह लो कि एक गेम का सीन है, ठीक है। वो बनाया मैंने 3D वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और
क्रिप्टो का पूरा कोर्स डाल दूं। देखो क्रिप्टो की मार्केट भी बहुत हाई है। कल ही मैंने $500 का प्रॉफिट निकाला है इससे। ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन मेरा नया कोर्स है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब सीखे, तो मैं लेकर आऊंगा ये। ठीक है, टैलेंट मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ, तो सारे कोर्स चल रहे हैं भाई साथ साथ। मर्न स्टैक स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, रिएक्ट भी आएगा बहुत जल्द। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना नहीं बोलना, कमेंट तो लाजमी करना, कमेंट किए बगैर हिलना भी मत। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।